हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 19 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1 ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो यह भारत ने मनामा में पूरी की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय सेना ने पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन यानी 1 INS तीर और ICGS वीरा ने 16 अक्टूबर 2024 को मनामा बहरीन में अपनी लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। देखिए, समुद्री प्रशिक्षुओं सहित 1 एक प्रतिनिधि मंडल जो है नौसेना सहायता सुविधा ने बहरीन का दौरा किया और टास्क फोर्स 59 के बारे में जानकारी भी हासिल की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 10 बैंकों के साथ समझौता किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के व्यक्तिगत पोषण को बढ़ावा देने के लिए 10 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसके तहत जो है 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी बैंक के साथ समझौते के अंतिम रूप दिया गया है। देखिए, इसमें पूछ सकता है कि कितने सार्वजनिक बैंकों के साथ, तो 9 सार्वजनिक बैंक हो जाएंगे। और किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? थे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के फीडे मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और गुरप्रीत सिंह को ग्रैंड मास्टर व पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? तो ये उत्तराखंड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाल ही में राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है। और बोर्ड जो है राज्य के संस्कृत विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी भी कर रहा है। और बता दें कि वर्तमान में 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी है जो है, इन्होंने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। और आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो है 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। वहीं जस्टिस खन्ना जो है 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है, और इस समय ये सुपर मोस्ट सीनियर है, जिसके कारण इनका नाम की सिफारिश की गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये सौरव गांगुली को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, BCCI के पूर्व प्रमुख सौरव गांगुली ने हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। और JSW जो है स्पोर्ट अकादमी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल साउथ अफ्रीका T20 लीग की जैसी क्रिकेट संपत्तियों की देखरेख का काम करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?
तो ये नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू किया गया था। इसका मंत्रालय जो है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। कार्यान्वयन एजेंसी जो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है, और यह भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पन्न उपयोग निर्यात में वैश्विक नेता बनाएगा। और इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता हासिल करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जुबिलेंट ग्रुइया WEF के कौन सा इकाई ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये गुजरात की इकाई शामिल हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जुबिलेंट ग्रुइया की गुजरात इकाई को इसके AI संचालित विनिर्माण परिवर्तन के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। देखिए, 4IR प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कंपनी ने प्रक्रिया दक्षता में सुधार किया और परिवर्तनशीलता को 60% तक कम किया और उत्पादन की मात्रा को भी दोगुना किया है। देखिए, साइट ने 2000 से अधिक कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित किया और इसका उद्देश्य जो है स्थिरता और डिजिटल हस्तक्षेप को बढ़ाना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत और कौन बॉन्ड 2025 की FTSE रसेल सूचकांक में शामिल हो जाएंगे? तो भारत और दक्षिण कोरिया शामिल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के सॉवरेन बॉन्ड को सितंबर 2025 में फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स यानी EMGBI में शामिल किया गया है, जिससे संभावित रूप से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित होगा। वहीं दक्षिणी कोरिया के सरकारी बॉन्ड नवंबर 2025 में 2.2% जो है बाजार भारित आवंटन के साथ FTSE वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किस देश को होमोडायलिसिस मशीनें भेजी हैं? तो भारत ने ये पापुआ न्यू गिनी को भेजा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने 2023 में FIPIC थर्ड शिखर सम्मेलन के वादे को पूरा करते हुए पापुआ न्यू गिनी को पोर्टेबल RO इकाई के साथ 12 होमोडायलिसिस मशीनें भेजी हैं। और देखिए, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में स्थित पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी आधे हिस्से और अपने अपतटीय द्वीपों को शामिल करता है। इसका महाद्वीप जो सीनिया है, राजधानी इसकी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी है। यहाँ की मुद्रा पापुआ न्यू गिनी की कीना है और प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे हैं इस समय। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसको वैश्विक प्रभाव के लिए मानवीय पुरस्कार मिला है? तो ये मोहन जी को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आध्यात्मिक नेता मोहन जी को उनके वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग 2024 में कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, ये पुरस्कार जो है उन नेताओं को दिए जाते हैं जो लाभ की नैतिकता, स्थिरता और सभी हितधारकों की भलाई के साथ जोड़ते हैं। मोहन जी की शिक्षाएं 90 से अधिक देशों में करुण, दया, अहिंसा, सचेत जीने को बढ़ावा देती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो शतरंज मास्टर्स कप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के अर्जुन एरिगैसी ने 17 अक्टूबर को मैक्सिको वासियर लाग्रेव को शिकस्त देकर शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापित परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया है?
भारत ने मॉरिशस को किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने मॉरिशस को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया है, और यह ऋण जो है मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलने के लिए दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2024 के फाइनल में किस भारतीय निशानेबाज ने ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये विवान कपूर ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में 2024 के फाइनल में भारत के विवान कपूर ने 17 अक्टूबर को ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं अनंतजीत सिंह ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आईसीएमआर ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? तो ये टीबी का पता लगाने के लिए किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है, जिससे घर पर भी मरीजों की टीबी की जांच की जा सकेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में देवराज राय का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये जो है अभिनेता थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध अभिनेता देवराज राय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1970 में सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। वह बंगाली सिनेमा और दूरदर्शन के अलावा आकाशवाणी से भी जुड़े थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का 20वां वार्षिक उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी आईआईसी का 20वां वार्षिक उत्सव यानी आईसीसी अनुभव कला का उत्सव जो है 18 अक्टूबर से नई दिल्ली में हुआ है, और 5 दिन तक इस आयोजन चलेगा। और इसका इस बार का थीम जो है, जिसको विषय बोलते हैं, कल्प वृक्ष, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता और पहचान, ये रही इसकी थीम। चलिए जानते हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो देखिए, जियो पेमेंट्स बैंक को जो है म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस मिल चुका है। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी से म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त किया है, जिससे उसके वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो का भी विस्तार होगा। देखिए, श्रेणी 1 निष्पादन केवल प्लेटफॉर्म लाइसेंस से प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड योजनाओं को वितरित करने की अनुमति देता है, जिससे लेन देन शुल्क 2 रुपये प्रति लेन देन पर ही सीमित है। देखिए, और एफएटीएफ ने जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्टिंग मानदंड को अद्यतन किया, यानी उसके संशोधन किया, उसमें सुधार किया है। तो देखिए, एफएटीएफ ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करने वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने और कम विकसित देशों पर दबाव कम करने के लिए अपने ग्रे लिस्टिंग मानदंडों को संशोधित किया है। और देखिए, इस समय जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्टेड राष्ट्र जो है बुल्गारिया है, बुर्किना फासो है, कैमरून है, क्रोएशिया है, कांगो है, हैती है, केन्या है, माली है, मोनाको है, मोजाम्बिक है, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन है। चलिए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण करंट की। तो पीएम मोदी सिविल सेवकों को सशक्त बनाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री 19 अक्टूबर को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल फॉर राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह यानी कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। और यह कार्यक्रम जो है, देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है आधारित शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी कार्यशालाओं के माध्यम से सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाना है।
और 2020 में शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। और यह पहल जो है आजीवन अधिविद्यम को बढ़ावा देती है और एक सरकार दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।